हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक और फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ई, है ना, विटामिन ई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन ई क्या है, देखो मेरी बात समझो। हमारे नेचर में बहुत सारे क्या मिलते हैं हमको, टोकोफेरॉल्स मिलते हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा, है ना, इस टाइप से 4 मिलते हैं। और आपके टोकोट्रायोल्स मिलते हैं। तो उनको पूरा ग्रुप को एज अ ग्रुप मैंने क्या बोल दिया, उसको विटामिन ई बोल दिया। ठीक है, मेरे नेचर में अल्फा टोकोफेरॉल्स, बीटा टोकोफेरॉल्स, गामा, है ना, डेल्टा, इस टाइप से मुझे 4 टोकोफेरॉल्स मिलते हैं और ऐसे ही 4 टोकोट्रायोल्स मिलते हैं। तो उन 8 को मैंने एक नाम दे दिया विटामिन ई। और उन 8 में से सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, विटामिन क्या नाम, अल्फा टोकोफेरॉल। ठीक है, तो बीटा टोकोफेरॉल विटामिन ई में ही आता है, लेकिन मोस्ट एक्टिव कौन सा बोलोगे आप, अल्फा टोकोफेरॉल। बाकी सारे इनएक्टिव है क्या, नहीं, बाकी सारे भी एक्टिव हैं, बट मोस्ट एक्टिव कौन सा है आपका, अल्फा टोकोफेरॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया हमको कि विटामिन ए कुछ भी नहीं है, हमारे नेचर में मिलते हैं हमको बहुत सारे टोकोफेरॉल्स, है ना, टोकोफेरॉल्स, और क्या मिलते हैं, बोल दो टोकोट्रायोल्स, है ना, ट्रायोल्स मिलते हैं। ठीक है, इनको मैंने ये भी 4 मिलते हैं, ये भी 4 मिलते हैं, नेचुरल अकरिंग, है ना। इनको मैंने कलेक्टिवली क्या बोल दिया, विटामिन ई बोल दिया। अब इन 8 में से सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा होता है गाइस, अल्फा टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, अल्फा टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अगर हम सिंपल समझें, टोकोफेरॉल का मतलब क्या होता है, जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करे, है ना, चाइल्ड मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, तो टोकोफेरॉल का मतलब वही होता है। अब आप देखोगे विटामिन ई जो होता है वो आपका चाइल्ड बर्थ में या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है एक तरीके से, कि जो इंसान है वो इस तरीके से रिप्रोडक्शन हेल्थी रहे उसके साथ। ठीक है, तो अभी देखेंगे। अब बात करते हैं सोर्स। तो सोर्स कहाँ से है, विटामिन ई आपने सुना होगा, हेयर में कैप्सूल ऑयल आता है ना। तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ऑयल है, जैसे सनफ्लावर है, ये भी सोर्स हो गया, सोयाबीन, पीनट, है ना, कॉटन एंड सीड ऑयल। ठीक है, तो ये एक सेकेंड रुकना, हाँ थोड़ी सी बारिश आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके सोर्सेज क्या हैं, आपके थोड़े ऑयली फैट सोर्सेज होंगे आपके। ठीक है, सनफ्लावर से आ रहा है, सनफ्लावर का ऑयल, सोयाबीन, पीनट, कॉटन सीड ऑयल, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा समझो इसको, तो ऑयल इज़ अ मेजर सोर्स, है ना, ऑयल इज़ अ मेजर सोर्स। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 मिलीग्राम पर डे मेल में, इन केस ऑफ मेल, और फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, 8 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, तो ये आपको डाटा हर एक विटामिन का याद रखना है, हर एक विटामिन का आपको ये डाटा याद रखना है, जगह लिख लोगे हो जाएगा यार। ठीक है, चलो अब देखो विटामिन ई क्या है ना, विटामिन ई में आपको एक फंक्शन याद रखना है कि विटामिन ई क्या है आपका, एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब वो किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा, खुद का करा लेगा लेकिन किसी दूसरी चीज़ का होने नहीं देगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या लिखा है कि बहुत विटामिन ई एक्ट एज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, है ना। हम पढ़ेंगे बीटा कैरोटीन, हमने पढ़ा था, है ना, विटामिन उसमें पढ़ा था बीटा कैरोटीन, किसमें, विटामिन ए में पढ़ेंगे, अभी पढ़ाया है क्या है। ठीक है ना, बीटा कैरोटीन ये भी क्या है आपका, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन आप सी पढ़ोगे आगे, तो वो भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। और ऐसे ही विटामिन क्या है आपका, विटामिन ई, ये भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है ना, ये विटामिन ए के अंदर आता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, एंटीऑक्सीडेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होंगे, है ना, फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो उनको वो खा जाते हैं, कौन, ये एंटीऑक्सीडेंट, उन्हें वो ख़त्म कर देते हैं, है ना, इस तरीके से कि मान लो एक फ्री रेडिकल घूम रहा है ना, और ये मेरी एक मेम्ब्रेन है, ये फ्री रेडिकल जा रहा है इस मेम्ब्रेन के पास, तो बीच में कौन मिल जाएंगे उसको, विटामिन ई, और वो इसको ख़त्म कर देंगे फ्री रेडिकल को, जिससे क्या हुआ, मेरा जो ये मेम्ब्रेन है इसका ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा। तो अगर ये ऑक्सीडेशन होने से बचा रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा, इसको एंटीऑक्सीडेंट है ये। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हमारी जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है ना, लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें मान लो कौन सा फैटी एसिड है, मान लो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, यानी बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे, तो इसको ये क्या बनाता है, इसको प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से। सपोज करो विटामिन ई नहीं होता तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटते और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते, है ना, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिस्ट्रॉय हो जाता, ख़त्म हो जाता, तो इसको रोकता है। तो मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, आपको विटामिन ई के अंदर आपको ये समझना है, वो कुछ भी करेगा ये ऑक्सीडेशन रोकेगा, दूसरे लोगों को ऑक्सीडेशन रोकेगा। तो यहाँ लिखा भी है विटामिन ई, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ, विटामिन ई खुद फ्री रेडिकल ले लेगा
और विटामिन ई क्यूनिन फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म बन जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को बचा लेगा, है ना। आरबीसी की मेम्ब्रेन बचा लेगा कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में भी ऑक्सीडेशन ना हो, है ना। जितनी भी मेम्ब्रेन है आपकी बॉडी में उससे बचा ले एक तरीके से विटामिन ई। समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ होती है आपकी एलडीएल, लो डेंसिटी, है ना, लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब देखो ये क्या होता है, ये बहुत ख़राब है बॉडी के लिए, है ना, ये बॉडी के लिए ख़राब है, लेकिन ये इतना ख़राब नहीं है अगर इसको ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया और क्या बना लिया, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि क्या होता है, इसको जो है ना मैक्रोफेजेस ले लेते हैं और क्या बनाते हैं फिर एंथ्रोजेनिक ज़्यादा होता है ये, मतलब एक तरीके से कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है जो हार्ट में, मतलब कि आर्टरीज है, वीन्स है, वहाँ पे जमने लगता है। तो वैसे तो हार्मफुल है, बिल्कुल हार्मफुल है, बिल्कुल हार्मफुल है, लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, है ना, मोर एंथ्रोजेनिक हो जाएगा। तो ये होने से कौन रोकता है गाइस, फिर ऑक्सीडेशन होने से कौन रोकेगा, एंटीऑक्सीडेंट। तो कौन सा रोकेगा, विटामिन ई रोकेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अभी तक मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है उसमें मेन इंपॉर्टेंट यही लाइन है कि ये हमारी बॉडी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ना, जो क्या करेगा, किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा, ठीक है ना। तो विटामिन ई प्रिवेंट कैसे, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज एलडीएल को नहीं बनने दे रहा है, और ऑक्सीडाइज एलडीएल नहीं बन रहा है तो इतना खतरनाक नहीं है एलडीएल, इतना खतरनाक एलडीएल नहीं है। एलडीएल खतरनाक है, लेकिन अगर एक बार वो ऑक्सीडाइज हो गया किसी फ्री रेडिकल से, है ना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो विटामिन ई इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, है ना, एंड प्रिवेंट स्टेरिलिटी। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जैसे रिप्रोडक्शन में बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं, है ना, मेम्ब्रेन को बचाने का काम भी क्या करता है, विटामिन ई करता है, ठीक है। तो नॉर्मल रिप्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो भी वो इंसान है वो कैसा रहे, मतलब कि वो स्टेराइल ना बन जाए, कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो एक तरीके से ये क्या है, इसका एक और नाम विटामिन का आया, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, कि ये इंसान को फंक्शनली वो रिप्रोड्यूस करता रहे, उससे मतलब कि ऐसा ना हो वो स्टेराइल बन जाए, रिप्रोड्यूस ना कर सके। तो इसलिए क्या है, ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, ठीक है। बहुत आसान है यार, आपको सबसे आसान विटामिन यही लगना चाहिए। इसमें नाम टोकोफेरॉल पता होना चाहिए कि अल्फा टोकोफेरॉल बहुत एक्टिव है, इस एक्टिव विटामिन एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और फिर डेली रिक्वायरमेंट्स में आपको पता होना चाहिए सोर्स, और ये लाइन एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ऐसे ही हमारे पास एक क्या होता है, सेलेनियम होता है ना। सेलेनियम बिल्कुल सेम काम करता है किसकी तरह, विटामिन ई की तरह। तो विटामिन ई क्या काम करता है गाइस, विटामिन ई काम करता है वो एंटी ऑक्सीडेंट है ना। तो आपको जो सेलेनियम है जो प्रेजेंट होता है किसमें, एक एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, है ना, जो सेम काम करता है, डिस्ट्रॉय द फ्री रेडिकल एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, है ना। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ देखो, फ्री रेडिकल को खा जाता है ना। तो ये सेम काम कौन कर रहा है गाइस, सेलेनियम, जो प्रेजेंट किसके अंदर होता है, किस एंजाइम के अंदर, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। तो सेलेनियम क्या है, वो सिनर्जेटिकली किसकी तरह काम कर रहा है, विटामिन ई की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आसान है, कुछ इतना नहीं समझना है इसमें, ठीक है। अब विटामिन ई की कमी हो गई बॉडी में तो क्या होगा, मैंने बोला था आपसे कि विटामिन ई कम हो गया तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन जो विटामिन ई बचाए रखा हुआ था, अब वो बच नहीं पाएगी, है ना। तो विटामिन ई की वजह से क्या हो रहा था, आरबीसी की मेम्ब्रेन बची हुई थी, लेकिन विटामिन ई की डिफिशियंसी हो गई, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन अब क्या होगी, ढंग से बचेगी नहीं, तो क्या होगा, ये आरबीसी ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा। और बहुत सारे आपको न्यूरोलॉजिकल, है ना, आपको दिखेंगे नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू में डिसऑर्डर दिखेंगे, जैसे कि न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी लिखना चाहिए था वैसे तो, है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि हाथ पैरों में झुंझुनाहट सी सेंसेशन, नंबनेस लाइक दिखेगी, है ना। रेटिना में प्रॉब्लम दिखेगी, रेटिना में, है ना, रेटिनोपैथी, मसल्स में दिक्कत लगेगी, है ना, मायोपैथी। और स्पाइनो सेरिब्रल एटेक्सिया, यानी कि क्या होगा, कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आएगी, लाइक आप ईसोफेगस से गटक रहे हो कुछ खाना, या फिर आप आँख पलका रहे हो ऐसे करके, आँख, है ना, उस मतलब कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये हो गया। तो हाइपर विटामिनोसिस में क्या होगा, देखो समझ में आया ना, क्या है ये, कुछ नहीं है, ठीक है। हाइपर विटामिनोसिस में ई में क्या होगा, जब ज़्यादा हो गया विटामिन ई, तो मेरी बात समझो, विटामिन ई पहली बात क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट, क्या है, एंटी
ऑक्सीडेंट, ठीक है। दूसरी बात, ये एक माइल्ड, क्या है, माइल्ड एंटीकोगुलेंट, बहुत कमज़ोर, लेकिन हाँ अगर विटामिन ए ज़्यादा हो गया तो ये प्रॉपर्टी उभर के निकलेगी, कौन सी वाली, एंटीकोगुलेंट वाली। एंटीकोगुलेंट यानी कि कोगुलेशन को रोकेगी, है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर विटामिन ई ज़्यादा हो गया तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी आगे निकलेगी, एंटीकोगुलेशन की, यानी कि बॉडी के अंदर कोगुलेशन नहीं हो पाएगी, प्लेटलेट्स वगैरह मतलब कोगुलेट नहीं बन पाएगा, तो क्या होगा बॉडी के अंदर, हीमोरेज, है ना, ब्लड लॉस होगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो हमारा विटामिन ई ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।